पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी के अभेद्य किले को ध्वस्त करते हुए शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। मतलब बंगाल में कमल खिला और बीजेपी ने एक और राज्य में अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस जीत की गूंज सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं है। इसकी तपिश उत्तर प्रदेश की सियासी मैदान में अभी से ही महसूस की जाने लगी है। बंगाल की इस प्रचंड जीत ने 2027 के यूपी चुनाव का ट्रेलर दिखा दिया है। सवाल सीधा है, अगर बंगाल में दीदी का किला ढह सकता है तो क्या यूपी में एसपी और कांग्रेस के गठबंधन के पास बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने का कोई ब्रह्मास्त्र बचा है? क्या 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा या फिर विपक्ष की एकजुटता बीजेपी के हैट्रिक का सपना तोड़ पाएगी? आज दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले बयान सुनते हैं। इंडी गठबंधन नाम की चिड़िया तो बहुत पहले ही उड़ चुकी है। इंडी गठबंधन एक अवसरवादियों का समूह था और किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ी हैं अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमने देखा है। ये कांग्रेस पार्टी जो इंडी गठबंधन की अगुवा रही है, इसके कार्यालय तक तो टीएमसी ने कब्जा कर रखे थे। अब वहां जब सरकार ममता जी की गई है, तब उसके बाद कांग्रेस अपने कार्यालय वहां पा रही है। किस तरह से डीएमके का गठबंधन उनका तमिलनाडु में टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ वो अलायंस की बात करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जब चुनाव लड़ते हैं तो कौन अखिलेश वखिलेश पूछ लेते हैं, और अखिलेश जी भी वहां चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो चिरकुट पार्टी और चालू पार्टी नेता इस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी तरह से अंतर्द्वंदों से घिरे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए जीत आसान हो गई है। शुवेंदु अधिकारी जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली, इसके लिए उनको हार्दिक बधाई। लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की चुनौतियां, समस्याएं अलग हैं, सोच अलग है, मानसिकता अलग है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से भाजपा पश्चिम बंगाल जीतने के बाद भी नैरेटिव पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रही है, उससे एक बात स्थिति स्पष्ट होती है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, जिस प्रकार से उसने अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच खो दी, पूरे विषय में नैरेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए अगर भाजपा अभी भी मजबूर है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ से निकल रहा है। देखिए, जो अभी चुनाव हुआ है 5 राज्य का, इसमें तो इंडिया गठबंधन बराबर पर है। लोकसभा की दृष्टि से देखिए तो तमिलनाडु और केरला मिला करके 61 सीट हो रही है, तो हमारे पास 61 सीटें हैं, और बंगाल और असम मिला करके 56 सीटें हो रही हैं, उनके पास 56 है। तो इस रेशियो से अगर आप देखेंगे तो अभी इंडिया गठबंधन अप है, मतलब हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हम लोग अभी स्ट्रांग स्थिति में हैं क्योंकि हम जो अगले 7 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में गवर्नमेंट बैक नहीं कर पाएगी। यूपी में तो किसी कीमत पर नहीं बैक करेगी। बंगाल के अंदर लोकतंत्र चोरी हुआ है, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, और इसके लिए कांग्रेस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का काम करेगी। बंगाल में जो कुछ हुआ तो समझ करके ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे ना। अगर अब भी आप नासमझी के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि नतीजे फिर वैसे ही होंगे। इसलिए बहुत समझदारी के साथ, और अगर लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ, तो दिल को बड़ा कर करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दो टूक में आज के सवाल क्या हैं। सवाल नंबर 1 कि बंगाल का जनादेश 27 में यूपी के लिए संदेश है क्या? इसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल है, हर तरफ भगवा परचम भारी, यूपी में क्लीन स्वीप की तैयारी, क्या बीजेपी इस तैयारी की तरफ आगे बढ़ रही है क्या? सवाल यह भी कि बंगाल की जीत से जोश आई, यूपी में विपक्ष की होगी विदाई, क्या यह तस्वीर बन रही है क्या? और सवाल यह भी कि 27 में विपक्ष की राह नहीं आसान, बीजेपी का है बड़ा प्लान, इसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी कि शुवेंदु की शपथ से बदला नजारा, यूपी में विपक्ष का अब कौन सहारा, कौन चेहरा होगा जो विपक्ष को आगे लेकर जाएगा? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में कपिल जी आपसे ही कर रहा हूं, बंगाल में परिवर्तन की लहर, यूपी में ट्रेलर है क्या? जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, खासतौर से भी ममता बनर्जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मन मिटाओ, मिटाकर एकजुट होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हमारी एक ही दुश्मन है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है। इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि हमें बंगाल से सीखना होगा, एकजुट होना होगा। तो क्या पश्चिम बंगाल में जो परिणाम आया है उत्तर प्रदेश के लिए कोई सियासी संदेश लेकर आया है क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो तानाशाह पूर्वक रवैया अख्तियार किया,
जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये चुनाव लड़ा है, इसका अद्वितीय उदाहरण नहीं मिलता। अच्छा, और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत तो कतई नहीं है। जहां 27 लाख लोगों के वोटों को सस्पेंड कर दिया गया हो, जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, 60 लाख लोगों के बीच में से ये फैसला कितना जल्दी ले लिया गया, कैसे? यानी 1 सेकंड में 200 से ज्यादा फैसले कैसे हो रहे थे? तो बात इस चीज की है कि जहां संविधान को आपने ताक पर रख दिया है, जहां आप सेंट्रल फोर्सेस को लगा करके लूट का कारोबार चला रहे हो, जहां आप लोगों को निकलने ना दे रहे हो, जहां 12 बजे के बाद काउंटिंग के समय में विपक्ष के जो है एजेंट्स भगा दिए जा रहे हो, जहां तत्कालिक मुख्यमंत्री को पैर से मारा जा रहा हो, तो आप सोच रहे हैं क्या वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी? वहां पर चुनाव आयोग की सरकार बनी। और दूसरी चीज हम कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति पहले से मालूम है। 2024 के अंदर जो 79 सीटें जीतने की बात 80 में कर रहे थे, वो 33 पे सिमट करके रह गए थे। और एक चीज और, अगर एक बार के लिए कपोल कल्पना भी मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल जीत लिया, अरे भाई यहां कोई एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की? क्योंकि जो राम राज्य की कल्पना लेकर के आए थे, वो राम राज्य की कल्पना कहां है? महिलाओं पे होने वाले अत्याचार मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी है और पश्चिम बंगाल में 15 साल की सरकार के खिलाफ अगर जनता ने वोट किया तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वहां पर चुनाव जीता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। 1 सेकेंड, आप काउंटर करिएगा। अब इसके आगे का मेरा सवाल ये कि अगर आप ये मानकर चल ही रहे हैं कि आपके खिलाफ चुनाव आयोग लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश में 27 में क्या करिएगा? वॉक ओवर कर दीजिएगा, चुनाव नहीं लड़िएगा, क्या करेंगे? ये सजेशन आप दे दें। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। नहीं, बात हमें सिर्फ ये बताएं, SIR के अंदर 95 लाख लोगों को मुअत्तल किया गया और ये कहा गया था कि इसमें घुसपैठिए हैं, कि कोई लिस्ट अगर घुसपैठियों की जारी हुई हो तो बताइए। फिर उन 95 लाख लोगों में से 60 लाख लोगों को कैसे किनारे लगाया गया? उन 60 में से 27 लाख लोगों को वोट, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे करके प्रूफ कर दिया। कपीश जी, अब इन दलीलों का मतलब क्या है? इन दलीलों का क्या मतलब है? या तो आप लोग चुनाव नहीं लड़ते, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड मेरी बात तो सुनिए सर। या तो टीएमसी चुनाव नहीं लड़ती, वो कहती कि यहां पर हमारे वोटर्स का नाम काटा गया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आप सब एक साथ एकजुट नजर आते, आप ये कहते कि हम पूरे चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप गए, वहां से भी कोई राहत नहीं बनी। इन सारी दलीलों का अगर कोई असर होता चुनाव से पहले, तब तो कोई मतलब था आज इन सारी बातों को करने का। आप चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, तो फिर पिछले पन्ने पलटे जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष को इतना कमजोर आप ना समझिए। हम जीत और हार नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई नहीं है हमारी। आप चाहते हैं कि वॉकओवर दे दें, क्योंकि ये तानाशाह सरकार 2.5 लाख की जो है फौज लगा करके वो कब्जा कर लेगी। भाई मुझे आप बताओ ना कि जो चीजें गलत हो रही हैं, संविधान के अंदर जो चीजें दी हैं उनको कुचला जा रहा है। 27 लाख लोगों को आखिर शामिल क्यों नहीं किया गया? कैसे आपने डाउट में रख दिया? कपीश जी, मैं बिहार में भी यही सवाल कर रहा था और पश्चिम बंगाल को लेकर भी यही सवाल कर रहा हूं। वो 27 लाख लोग कहां हैं? 27,000 लोगों को लेकर आप दिल्ली के रामलीला मैदान में, या फिर आप पश्चिम बंगाल के किसी मैदान में, या कहीं पर भी आप एकजुट करके आप ये बताते कि ये 27,000 लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए, इनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट हैं और देखिए इनको वोट देने से रोका जा रहा है। बस 27 लाख का शोर है। अगर वो वैलिड वोटर थे तो उनको आगे लेकर आना चाहिए था। अमित भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि 27 लाख वोटरों ने जो है वो बकायदा डॉक्यूमेंट दिया, इन्होंने तो फिर आपको स्टे मिल जाना चाहिए था। आप ये कहते हैं कि अभी चुनाव पर आप स्टे दे दीजिए, आप ये कहते हैं कि पहले ये साबित करने दीजिए वैलिड है या नहीं है, आप स्टे दे दीजिए। देखिए, 100 की सीधी बात यह है कि जब सारे संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने चूल्हे हिला रखी हैं, वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने 1400 कुछ लोगों को कहा कि इनको शामिल करो, इन्होंने कहा नहीं, अगली बार मैं शामिल करूंगा। कपीश भाई, देखो कि किस 100 की तरीके से सीधी बात यह है, हमें लगता है कि हमें अपनी हार पर हताश होने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। हाहाकार करने से तो कोई ना रणनीति बन पाएगी ना एग्जीक्यूट हो पाएगी। आत्मचिंतन किया जा चुका है। जो बात ममता जी कह रही है, जो बात इमरान मसूद कह रहे हैं, बाकी नेता कह रहे हैं कि हमें सीख लेनी होगी कि पश्चिम बंगाल में हमसे क्या चूक हो गई। प्रियंका जी, क्या वो सीख ली जाएगी? आत्ममंथन, आत्मचिंतन किया जाएगा, अतीत की गलतियों से अनुभव लिया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा 27 के लिए? नहीं, अनुभव लेने में कोई बुराई नहीं है और गलतियों से सीख लेने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर कोई सीख लेकर आगे बढ़ता है तो ये अच्छी बात है। वैसे भारतीय जनता पार्टी को भी सीख लेनी चाहिए।
अभी तक क्या कह रहे थे, बंगाल में किसकी सरकार है, ममता दीदी की सरकार है, तो किस लिए वहां पे गुंडे पले हुए हैं? अब किसकी सरकार है? अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बुलडोजर किसके आदेश पे चल रहा है? अभी तो सरकार बनी भी नहीं, मंत्रिमंडल बना भी नहीं, सरकार जो है पूरी तरीके से फॉर्म में आई भी नहीं, और ये बुलडोजर किसके कहने पर चल रहा है? वहां पर ये हत्याएं हो रही हैं, वहां पर जो है एक तरीके से लूटपाट हो रही है, ये कौन कर रहा है? मतलब सत्ता में थी तब भी वो ठीक कर रही थी, है, और यूपी सत्ता पे में आते हैं नहीं है तब प्रियंका भी जी, वो कर रही है। यूपी पर आते हैं। यूपी में आई, बिल्कुल आई है यूपी में। अब यूपी में क्या फरमान है? यूपी में फरमान है कि विधायकों और सांसदों का सम्मान हो। अब हालत ये पहुंच गई है कि ये फरमान जारी करना पड़ रहा है। तो सरकार की स्थिति आप समझ रहे हैं कि क्या है? न विधायकों की सुनते हैं, न कार्यकर्ताओं की, और न सांसदों की। उसके लिए स्पेशल एक इनविटेशन भेजा जाता है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट। प्रियंका जी, मैं आपको भी माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। आप अभी भी पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है उस पर बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में विधायकों को और सांसदों को जो 1 सेकंड सुन लीजिए, यहां विधायकों और सांसदों को और अधिकारियों को जो संदेश दिया जा रहा है उस पर बात कर रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि आपको बात अपने आप पर करनी चाहिए। इमरान मसूद जो सुझाव दे रहे हैं उस पर करनी चाहिए। 16-17 में आप लोग साथ में आए थे, उसके बाद 22 में फिर अलग हो गए, 24 में एक बार फिर से साथ में आए, 27 में क्या करेंगे बात उस पर होनी चाहिए। क्या आगे की रणनीति तैयार की जा रही है? क्या ये सोचा जा रहा है कि कहां पर चूक हो गई? अलग अलग लड़कर बिखराव हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। एकजुट होना नहीं होगा कागजों पर, एकजुट दिखना भी होगा। क्या यह प्रयास किया जा रहा है? क्या अमित जी, आपको लग रहा है कि मैं आपके न्यूज चैनल में सारी स्ट्रेटजी यहीं बना लूंगी? तो संभव नहीं है। उसके लिए तो समय लगेगा, और चुनाव आने दीजिए उसको, उसकी दस्तक तो नहीं, होने मैं नहीं दीजिए। कह रहा हूं कि आप A to Z लीक कर दीजिए, लेकिन मैं बस आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वहां से जो संदेश आया है उसको लेकर कोई आत्मचिंतन किया जा रहा है क्या? मतलब जैसे बयान सामने आ रहे हैं, क्या वाकई में उसको गंभीरता से लिया जा रहा है? आत्मचिंतन होना चाहिए। तमिलनाडु में जो बीजेपी का हाल हुआ, केरल में जो बीजेपी का हाल हुआ, उससे भी उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। उनको भी सलाह दीजिएगा, अभी जो प्रवक्ता से बात करिएगा तो उनको भी सलाह दीजिएगा कि वो आत्मचिंतन करें कि वहां पर क्यों फेल हो जाते हैं। जबकि तमिलनाडु में पता है आपको 95% से भी ज्यादा जो है हिंदू रहते हैं वहां पर, तो क्यों नहीं वहां पर सरकार बना पाते हैं? उस पर भी आत्मचिंतन होना चाहिए। अयोध्या में क्यों नहीं सरकार बना? अभी भी आप उन्हीं का आत्मचिंतन कर रही हैं। अभी भी आप उन्हीं की चिंता कर रही हैं। और 24 के चुनाव में ये आधे पे आ गए, उस पे भी आत्मचिंतन करवाइएगा इनको। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ लेता हूं प्रियंका जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ लेता हूं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लगभग 2.5% वोटर थे। क्या इस बार 2.5% से आप लोग आगे जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जितने वोटर थे, आपके जितने वोटर थे, क्या सब एकजुट हो रहे हैं? मैं सवाल आगे का कर रहा हूं, पीछे जो हो गया सो हो गया। आगे को लेकर क्या वोटों के समीकरण को आप लोग समझ रहे हैं? एकजुटता दिखाई देगी? आपके वोटर समाजवादी पार्टी के वोटर्स का मर्जर होगा? क्या इस दिशा में सोचा जा रहा है? क्या उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। में भी एक चुनाव हुआ था, 22 के चुनाव के बाद एक 24 का चुनाव हुआ था, जिसको आप भूल रहे, जिसको आप कोड नहीं करते, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तलहटी में पहुंच जाती है, इसलिए आप उसको कोड नहीं करते। उसको भी कोड किया करिए, तब जो रेशियो निकलेगा, तब जो एनालिसिस होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा कि उसमें कितने % हमें वोट उसके बाद लेकिन हमें फिर बिखराव देखने को मिला ना प्रियंका जी, उसके बाद फिर बिखराव देखने को मिला। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या फिर वही बिखराव होगा या इस बार एकजुटता दिखेगी? नहीं, अभी कोई बयान आया है क्या? ना मुझे लग रहा है कि जो हमारे गठबंधन के हैं उनके साथियों की तरफ से कोई भी ऐसा टकराव का बयान आया। जब कोई बयान ही नहीं आया तो उस पर डिस्कशन करने से क्या मतलब निकलता है? आज हम बात किस पे करेंगे? हम उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे बात करनी चाहिए कि यहाँ पर दलित के प्रति जो अपराध हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। भ्रष्टाचार में 3-3 टंकियां टूट जाती हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चला जा रहा है। और आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है और जो नारी बंधन की बात है, अभी मंत्रिमंडल बढ़ने वाला है, उसमें कितनी नारियों को जगह देंगे वो भी। खेमचंद जी, दोनों ही बातों पर आपका रिएक्शन, और साथ ही साथ मेरा सवाल ये कि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि पूरे विपक्ष को समझना होगा कि हमारे दुश्मन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, हमें एकजुट होना होगा। अगर क्या वाकई में सब एकजुट हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में 2027 में, तो आप अपने लिए कोई चुनौती देख पा रहे हैं क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। हमारे फेलो पैनलिस्ट को भी जय श्री राम। देखिए, पश्चिम बंगाल में आज जब सरकार बनी, सर्वप्रथम मैं आपके टीवी के माध्यम से अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज सुशासन का उदय पश्चिम बंगाल में हुआ है और वहाँ पे जो व्यापक समस्या है, पर्टिकुलरली लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की जो समस्या है उस पर तुरंत काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिस तरीके उत्तर प्रदेश में आई है वैसे ही आएगी और स्थिति बेटर होगी।
अब उत्तर प्रदेश के बारे में मैं समझ सकता हूँ समाजवादी पार्टी के डर को, भय को। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है और आसाम में जोरदार मेजोरिटी के साथ हम वापस आए हैं, और अभी कांग्रेस की अपनी हमारी फेलो पैनलिस्ट बातें कर रही थी, उनको ये देखना चाहिए आसाम में आपकी पार्टी का स्वरूप क्या रह गया है। आपकी पार्टी आसाम में अभी वहां पे मुस्लिम लीग पार्टी बन के रह गई है। वहां हिंदुओं ने आपको वोट नहीं, आप अपने एमएलए की संख्या देके, एमएलए के नाम देके तो आपको लगेगा कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं मुस्लिम लीग पार्टी है। आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी तमिलनाडु में आत्मचिंतन करेगी। वहाँ एक नई पार्टी का उदय हुआ है, नई सोच का उदय हुआ है, नई लीडरशिप का उदय हुआ है। हम उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन वहाँ आपके गठबंधन का क्या हाल हुआ? आज आपके साथ जो आपके पार्टनर थे डीएमके, अब वो संसद में भी आपके साथ नहीं बैठना चाहते, आपके साथ तालमेल नहीं रखना चाहते, आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहते। तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ा विचार की बात है। अब इंडी गठबंधन आपका खत्म, जो इंडी गठबंधन आपने खड़ा किया, महाराष्ट्र में क्या किया, इंडी गठबंधन का सेना जो है उसको पहले तोड़ा, उसके बाद उनकी पार्टी को खत्म किया। बिहार में क्या किया, मुख्यमंत्री जिसके नाम पे आपने चुनाव लड़ा उन्हीं को आपने साइड लाइन कर दिया। मुख्यमंत्री के पद पे भी एक साल हुआ, आपने हटा दिया। अरे भाई आप जो है अकाली दल को आप खा गए, आपको निकल जाते हैं जिनके साथ गठबंधन करते हैं। भाई साहब आत्मनिर्भर भारत आपसे तो कहीं भी हम लोग पार नहीं पा पाएंगे। इस काम में आप महान है अपने गठबंधन को निकलने में। सबसे कमजोर जो समाज के तत्व हैं उनका उत्थान करना, उनका एम्पावरमेंट करना, हम उस पर लगातार लगे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की बिहार में ये बच्चों पर डंडे लगा के वो अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता में खुद उत्तर प्रदेश का निवासी प्रवचन देते चले जा रहे हैं। आप पहले ये बताइए बिहार में बच्चों पर लाठियां चल रही है, सर फोड़े जा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश ये में उनका है, उत्थान कर रहे हैं आप। पॉपुलैरिटी दिन ऐसे रोज बढ़ उत्थान रही होता है, है। कम नहीं हो रही है। ठीक है, आपको अनपढ़ राजा के हाल यही होते हैं जो कि कपिल जी प्रजा बुलाइए। की पढ़ाई की बात भी नहीं सुन पाता। ठीक है, मैं आप दोनों के पास फिर से आऊंगा। कपिल जी को लाइए। कपिल जी, इधर से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरा एनडीए कुनबा जो है वो आक्रामक होकर अटैक कर रहा है। मतलब बंगाल से फ्री होने के बाद सभी का फोकस अब उत्तर प्रदेश पर ही है। खासतौर से ओम प्रकाश और राजभर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जी को एसी, पीसी और सोशल मीडिया का नेता बता रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव परिणाम आए तो 4 घंटे के लिए अखिलेश यादव जी बेहोश हो गए थे। मतलब उधर पूरी एकजुटता नजर आ रही है, सबका एक बयान नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी इधर उस तरीके की एकजुटता नहीं दिख रही है। क्या उधर की एकजुटता से कुछ सीख और सबक ली जाएगी? कहां उधर एकजुटता है? संजय निषाद ने गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में रैली करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें इतनी सीट दें और अगर नहीं देंगे तो हम इन्हें छोड़ देंगे। वही ओपी राजभर भी कह रहे हैं। और राजभर साहब का क्या कहना? राजभर साहब जो हैं दिन भर कहां है और रात भर कहां है, उनका तो कोई ठिकाना नहीं है। ये वही राजभर साहब हैं जिन्होंने कहा था भाजपाइयों को तो इस बार दौड़ा दौड़ा के पब्लिक मारेगी, उसके बाद मां की गाली दे दी थी। इन्होंने ही कहा था कि भीख का कटोरा थमा देंगे, योगी को उसकी औकात बता देंगे, चल सन्यासी मंदिर में। ऐसे लोगों के चरण पादुका पर अगर भारतीय जनता पार्टी लोटन पोटन हो रही है तो उसके लिए हम थोड़ी ना जिम्मेदार है, वो स्वयं जिम्मेदार है। आखिर भगवान श्री राम का भी तो जय श्री राम कहकर के इन्होंने शुरुआत की। पूछिए भगवान श्री राम को मां की गाली देने वाले संजय निषाद, जिन्होंने सिंगी ऋषि का पुत्र बताया, दशरथ का पुत्र नहीं बताया, ऐसे व्यक्ति को ये कैबिनेट मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? ये राम जी का उपकार कर रहे हैं क्या? ये राम परिपथ पूरा हार गए 2024 में इसीलिए, और ये पूरा उत्तर प्रदेश हारेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम सारे लोग एक होकर के लड़ेंगे, समूचा विपक्ष एक होगा। और आपको एक चीज और बता दें कि इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले धरना और प्रदर्शन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर इनकी पोल खोलने का काम करेंगे, और हम पूरे देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ, इनके चुनाव आयोग के खिलाफ जो चोरी की जा रही है, जिस तरीके से तानाशाही की जा रही है, जिस तरीके से केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का प्रयोग किया गया है, जिस तरीके से बंगाल में मतों को लूटा, जब आप बार बार ये बात कहते हैं तो ऐसे लगता है कि आप अपने लिए ढाल तैयार कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव लड़कर और फिर ईवीएम को हटाएंगे, ईवीएम पर भरोसा भी नहीं है, ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे और फिर आपको लग रहा है आप जीत जाएंगे, फिर ईवीएम को आप हटा देंगे। बातों में भी विरोधाभास लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार से बैकअप तैयार किया जा रहा है, ढाल तैयार की जा रही है कि कल को अगर परिणाम अपेक्षाकृत नहीं आते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम तो कह ही रहे थे कि ईवीएम से सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है। देखिए, कहने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार चल रही है, इन्हीं के अपने आडवाणी जी, इन्हीं के अपने नरसिम्हन राव, जब यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी तो उन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाया था।
बाकायदा तो किताब हटा लिखी देते थी फिर आप नरसिम्हन राव लोग, ने। फिर हटा नहीं, देते। 10 साल नहीं, तक नहीं, यूपी की नहीं, सरकार थी, आप हटा सुन देते। ले, सुन लीजिए, हम लोग तो हटा ही देंगे, और इसीलिए नहीं, कहा मैं है कह रहा कि हूं, जब अगर चुनाव आडवाणी जीतने जी के बाद भी हटा के देंगे। उस बयान को आप आज कोट कर रहे हैं, तो तो उसके ये उसके भाजपा से बाद तो पूछिए। कांग्रेस पार्टी के पास मौका ये था, तो- आप हटा ना, देते। मौका नहीं था, इसलिए नहीं था कि उसके बाद इनकी सरकार चली गई, मोदी जी की सरकार आई, क्यों नहीं हटा देती? 14 का जब चुनाव इस पे हुआ आप था, आरोप आप तो आडवाणी इनसे- जी ने 9 में कहा था ना, कपिश जी 9 में कहा था, उसके बाद 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि आडवाणी जी जो इस किताब का विमोचन किए, जो नरसिम्हन राव इनके यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, मैंने इनके मान तो ली राज्यसभा आपकी बात, सांसद रहे। मैंने आपकी नहीं, बात तो मान इनसे ली, पूछिए मैंने आपकी कि बात मान ली कि आखिर आडवाणी जी ने इन्होंने कहा क्यों आरोप लगाया था। था? मैं सवाल ये कह रहा हूं कि अगर आडवाणी जी की बात पर इतना भरोसा था, तो फिर आप लोगों ने हटा क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी मैं 5 साल तक सरकार में रही, प्रियंका जी से पूछे क्यों नहीं हटा दिया उन्होंने? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान समय में चल रही है, जो देश को प्रदेश को लूटने का काम कर रही है, प्रियंका जी से नहीं पूछेंगे उन्होंने क्यों नहीं हटाया? आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? उनसे पूछिए। प्रियंका जी से नहीं पूछूं कि 9 से लेकर 14 तक क्यों नहीं हटाया गया? ये आपको भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछना चाहिए। प्रियंका जी से नहीं भारतीय पूछूं? जनता पार्टी जब आडवाणी साहब स्वयं उसका विमोचन कर रहे आवाज हैं, कुछ कट रही है इनके मुझे। अपने सांसद आ रहा कह हूं, रहे प्रियंका जी, आ हैं, रहा हूं। तो आप मुझसे पूछिए खेमचंद जी कपिश से। जी, आपको नहीं लगता कि जब आरोप बार बार सही आप है या लोग ये गलत दलील है? देते हैं, तो आपकी बातें बार बार कहने से और हल्की हो जाती हैं? मतलब वही पब्लिक, वही वोटर ये देख रहा है कि आप 3 से 43 पे पहुंचे 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप खुद ही कह रहे हैं कि आपका वोट शेयर भी बढ़ा, आपकी सीट भी बढ़ी, और उनको आप 33 तक ले आए, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ईवीएम से ठीक तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है। तो वो अमित वोटर भाई- सोचेगा ना कि मतलब इनकी बातों में इतना भाई- विरोधाभास क्यों है? अमित भाई, अगर उसको विरोधाभास समझ में आ रहा होता ना, तो वो 3 से 43 नहीं पहुंचाता, और 61 हम लोग 63 थे, जो 43 हुए हैं इनकी ईवीएम और इनके प्रशासन की स्लो वोटिंग से हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने काउंटिंग में 2 बजे के बाद धांधली की है, वो जनता के सामने है। हम कपिश लोगों भाई ने 12 में कैसे आए थे? इलेक्शन कमिश्नर कपिश भाई 12 में कैसे आए थे? सत्ता में इसी ईवीएम से आए थे ना? मैं- तब आप लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव ने इतनी साइकिल अच्छा, चलाई, एक इतनी साइकिल चलाई कि हम सत्ता में आ गए। अमित भाई, एक बात बता दीजिए, मैं बहुत स्पष्ट सी बात कर रहा हूं। आपके घर चोरी होगी तो चोर डिसाइड करेगा कि आपके घर चोरी करनी है, कि प्रियंका के घर करनी है, कि मेरे घर करनी है, या खैर साहब के घर करनी है। तो 12 में चोरी ये हुई तो थी, चोर डिसाइड करेगा ना। फिर मैं मान लूं कि 12 मैं में तो चोरी आपको हुई बता रहा थी, हूं। 9 में मैं चोरी तो हुई थी आपको लोकसभा ये- चुनाव में। मैं उस समय हम कोई ना केंद्र के सत्ता में थे ना हम राज्य के सत्ता में थे, तो आप फिर- हमारे ऊपर तो एलिगेशन फिर नहीं उसी लगा ईवीएम सकते। से आप कैसे जीत गए कपिश भाई? आप मतलब आप बार-बार देखिए ना, कह आप रहा खुद भी सोचिए कपिश भाई, जब आप शांत होकर कौन खुद क्या सोचेंगे करेगा? तो ऐसा लगेगा ना कि जब हम जीत रहे मैं हैं आपसे तो ईवीएम पूछ रहा ठीक है, हूं। हम हार मैं रहे हैं तो आपसे ईवीएम पूछ में रहा कमी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये चोर और डाकू तय करेंगे कि किसके घर में हमको चोरी करनी है, किसकी नहीं डकैती करनी है, चोर और करनी है। डाकू नहीं तय करेंगे, लेकिन जो लेकिन कच्चे आप में वो लेकिन नहीं आप तय अपनी करता। सुविधा के मुताबिक से नहीं कह सकते ना कि हम जीते तो ईवीएम कोई ठीक, सुविधा नहीं हम है। हारे तो ईवीएम जनता, खराब। आप एक रेफरेंडम करा लीजिए। प्रियंका जी, उत्तर क्या प्रदेश वाकई में में ऐसा हो रहा है पूरे क्या? देश की जनता ईवीएम को मतलब ये तो हटाना वही बात चाहती हो गई कि हिमाचल में जीते या फिर पंजाब में जीते तो सब ठीक है, सब चंगा है जी, और अगर कहीं हारे तो फिर हम कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ है जी। मतलब तो मीठा हटा मीठा दीजिए गप ना। गप कड़वा कड़वा थू थू। तो मैं वही तो वाला हम सवाल तो मैं प्रियंका जी हटाने से के लिए पूछ ले कह रहा हूं रहा ना कि अगर आप 9 में हटा आडवाणी दीजिए जी ना। ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया प्रियंका जी, तो फिर उसके बाद यूपीए 2 में आप लोगों ने ईवीएम को खत्म क्यों नहीं कर दिया? 14 को चुनाव बैलेट पेपर से करवा देते। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस तरीके से सवाल या निशान उठ रहे हैं, जवाब देना चाहिए सरकार को। और जिस तरीके से आज एसआईआर प्रक्रिया को राहुल गांधी जी ने हर जगह चैलेंज किया, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो कर्नाटक में तो हम जीतने के बाद हमने सवाल उठाए। आप ऐसा ना समझिए कि हम जीत जाएंगे तो हम सवाल नहीं उठाएंगे। हमने जीतने के बाद भी वहां की एक विधानसभा को लेकर एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से वहां वोट काटे गए, और वही केस आप देखिए कि इस तरीके से महाराष्ट्र में वोट बढ़ाए गए, और बंगाल के चुनाव में स्पष्ट रूप से देखिए कि किस तरीके से 27 लाख जो वोटर है वो लीगल जो है डिस्क्रिपेंसी में डाल दिए गए। अभी वो वोट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये भी क्लियर नहीं। उस वक्त भी प्रियंका जी, उस वक्त भी सबके मन में सवाल आ रहा था कि ये वाली लड़ाई, अगर एसआईआर के खिलाफ जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं वो अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी जी अपनी चुनावी तैयारियों पश्चिम बंगाल में लगी हुई हैं, और पश्चिम बंगाल में आप दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर मुद्दे आपके एक हैं, आपको एसआईआर पर ट्रस्ट नहीं है, आपको ईवीएम पर ट्रस्ट नहीं है, आपको चुनाव आयोग पर ट्रस्ट नहीं है, तो बोल तो एक होने चाहिए, बोल अलग अलग क्यों है? गोल अलग अलग बिल्कुल नहीं है। अगर हम राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम राजनीतिक तौर पर जो प्रतिद्वंद्विता है उसको दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से सेम तो है। फिर और वो उसी मुद्दा पब्लिक ये के है उसी कि पब्लिक जो के मन में प्रियंका जी पारदर्शिता ट्रस्ट होनी इशू चाहिए, आएगा ना, चुनाव में नहीं, उसी चुनाव पब्लिक के मन आयोग में ट्रस्ट इशू आएगा। आप मान लीजिए जैसे देखिए 22 में आप लोग अलग मन अलग, में भी तो आएगा। नहीं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ हमारा यूपी को वोट लेकर कट रहा है।
प्रियंका जी यूपी को लेकर सवाल कर रहा हूं मैं कि 17 में, प्रियंका जी 1 सेकंड सुन तो लीजिए, 17 में जब अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी साथ आए तो कहा गया कि यूपी के 2 लड़के एक साथ आ गए हैं। 22 में आप लोग अलग हुए, प्रियंका जी आई फ्रंट पर, उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उसके बाद 24 में आप लोग फिर साथ में आ गए। अब मान लीजिए 27 में फिर साथ में आएंगे, तो आप पब्लिक को क्या कहेंगे कि आप बार बार साथ में या फिर अलग क्यों हो जा रहे हैं? आपके लिए साथ में आ रहे हैं, मतलब वोटर के लिए हम साथ में आ रहे हैं, या फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आ रहे हैं? और जब आप ऐसा कहेंगे तो फिर वोटर यकीन कैसे करेगा? ये तो पब्लिक ने तो जवाब दे दिया ना 24 में। अब पब्लिक का क्या जवाब चाहिए आपको? पब्लिक ने तो पसंद किया और उसने वोट भी दिया, और हमें जो है किस तरीके से हमारे वोट परसेंटेज को भी बढ़ाया, हमें जो है संसद में जगह भी दी। तो कुल मिला के जो भी चीजें होंगी वो जनता के अप्रूवल के साथ में होंगी। जनता ने जिस तरीके से हमें मैंडेट दिया 2024 के चुनाव में, वो एक बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद इन सारी चीजों का सवाल नहीं उठता। ठीक है, हाँ, फिर सवाल ये उठता है कि फिर मैं वही उत्तर विरोधाभास प्रदेश वाली में बात कहूंगा तो आप लोग पिछले कहेंगे कि जो रिपीट कर सरकार रहा हूं है, मैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि पब्लिक ने हमें सपोर्ट कर दिया, पब्लिक ने हमको वोट दे दिया, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है। SIR नहीं हुई थी ना, SIR तो अब हो रही है। आप भी अमित जी, प्रियंका जी, कम से कम ये तो 2021 देखें में कि 2021 में जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी जी हारी थी तब भी SIR नहीं हुई थी, और ये शुभेंदु अधिकारी थे हराने वाले उनको, तब तो SIR नहीं हुआ था। नहीं, SIR का मुद्दा कहां से उठा था? राहुल गांधी जी ने वो मुद्दा उठाया था। और किस तरीके से जब SIR नहीं शुरू हुई थी, खेमचंद उससे जी, पहले ही उन्होंने वो मुद्दा अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हम 27 में सत्ता में आते हैं तो मुफ्त स्वास्थ्य, मतलब मुफ्त इलाज देंगे, लोगों का ट्रीटमेंट होगा, किसी भी अस्पताल में जाकर वो इलाज करवा पाएंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, KG से PG तक हम फ्री में पढ़ाएंगे, साथ ही वो भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। मतलब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और इधर से तैयारियां शुरू हो गई हैं, ऐलान होने लगे हैं, घोषणाएं की जाने लगी हैं, एक प्रकार का घोषणा पत्र, मिनी घोषणा पत्र उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। कैसे मुकाबला करेंगे इसका आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी है, इसका में डरी हुई है और इसीलिए इस तरीके की बातें करे। रही कांग्रेस की बात, SIR करे, मैं तो इनसे कहता हूँ, आप केरल में चुनाव लड़े हैं, आप वहाँ पे SIR की वजह से जीते हैं, आपको लगता है गलत तरीके से जीते हैं, आप इस्तीफा दे दो, सरकार मत बनाओ, वहाँ पे लेफ्ट को एक बार और इलेक्शन होने दो। जहाँ जीतते हैं वहाँ सब ठीक है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ खराब है। आपको जब तक आप नकारात्मक राजनीति को नहीं छोड़ोगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। मैं बता दूं, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य कर रही है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट अच्छा कार्य कर रही है, मैं कह सकता हूं फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार पिछले मैंडेट से ज्यादा बेटर मैंडेट लेके वापस आ रही है। ये कुछ भी कर लें, जब तक सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे, अविजमेंट की पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ेंगे, इनका हाल जिस तरीके आसाम में कांग्रेस का हाल हुआ है, मुस्लिम लीग पार्टी बन के रह गई है, जिस तरीके से बिहार में RJD का हाल हुआ है, वैसा ही हाल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में होने वाला है। क्योंकि ये लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जाके दीदी की नकारात्मक राजनीति का उन्होंने साथ दिया, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस्तीफा नहीं दिया, उनको बर्खास्त होना पड़ा। ऐसी नकारात्मक राजनीति को आप जाके वहां पे समर्थन देंगे तो लोग आपको हाथ नहीं लेंगे बल्कि आपका विरोध करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं, हमारा जो लगातार संवाद जनता के साथ है, सेवा हमारी जनता के बीच में जा रही है, हमें पूरी विश्वास है कि हमें पूर्ण समर्थन मिलेगा। खेमचंद जी, आपकी बात हो गई मेरे भाई, आपकी बात। देखिए, सबसे पहले तो हम इनको बधाई दे दें, पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार बनी है और ईमानदार शुभेंदु अधिकारी साहब को मोदी जी ने शपथ दिलवाई दिया। जो मोदी जी कसम खा खा करके कह रहे थे कि देखिए कैमरे के आगे ये घूस ले रहे हैं और कैसे वो घूस ले रहे हैं और फिर और कितना मांग रहे हैं, ये सब बताया करते थे। जिनके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया। आप उनके घर में झांक रहे हैं, आप उनके घर में झांक रहे हैं, जबकि समय है अपने भीतर झांकने का। कपीश भाई, समय है अपने भीतर झांकने का, आत्मचिंतन करने का, आत्ममंथन करने का। ये भ्रष्टाचारियों पे आरोप लगाते हैं। उन्होंने तो सरकार बना ली, उन्होंने सरकार बना ली, उनके मुख्यमंत्री बन गए। चैलेंज आपके सामने है 27 में। बेहतर है कि आत्मचिंतन करिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जी ने आज खुद भी ये कह दिया कि हमें एकजुट होना होगा, हमें मनमुटाव को दूर करना होगा। ठीक है कपीश भाई, समय समाप्त हो रहा है, हमें समाप्त करना होगा। और आखिर ठीक है कपीश भाई, समाप्त करना होगा, समय इतना ही था। आखिरी में यही सुझाव कि आत्मचिंतन करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय हाहाकार करने के या हताशा दिखाने के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।